नमस्कार। मैं डॉक्टर असित गोस्वामी, एसोसिएट प्रोफेसर म्यूज़िक, महारानी सुदर्शन महाविद्यालय बीकानेर के इस ऑनलाइन व्याख्यान में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है स्टाफ नोटेशन। स्टाफ नोटेशन को समझने से पहले आपको यह जानना ज़रूरी है कि पाश्चात्य स्वर सिस्टम क्या है। यानी जिस तरह से हमारे भारतीय स्वरों के नाम सा रे ग म प ध नि सा इस तरह से हैं, उसी प्रकार जो वेस्टर्न सिस्टम है उसमें स्वरों के नाम क्या हैं, यह जानने के लिए आपका ध्यान मैं हारमोनियम या पियानो के कीबोर्ड की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। आप अगर ध्यान से देखें तो हारमोनियम की कीज़ जो हैं उसमें दो तरह की कीज़ होती हैं। एक होती हैं ब्लैक कीज़ जो ऊपर होती हैं और दूसरी होती हैं वाइट कीज़ जो नीचे वाली कीज़ होती है। अगर आप इस कॉन्फ़िगरेशन को याद रखें तो आपको ध्यान आएगा कि जो ऊपर की ब्लैक कीज़ होती हैं वो 2 3 2 3 इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन में होती है। ठीक है, तो जो सबसे पहला स्वर होता है पियानो का या हारमोनियम का वो होता है फर्स्ट वाइट की, जो 2 ब्लैक कीज़ के पहले होता है। उसके बाद 2 ब्लैक कीज़ होती हैं, उसके बाद 2 वाइट कीज़ हैं, फिर ऊपर 3 ब्लैक कीज़ हैं। तो यानी इसको अगर आप शुरू से आखिर तक चलें तो वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक, इस तरह से। तो हमारा पहला सप्तक कहाँ ख़त्म होता है? इस वाइट की से इस वाइट की तक, यानी वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक और वाइट। एक सप्तक हमारा यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक ख़त्म हो जाता है। यहाँ से दूसरा सप्तक शुरू हो जाता है और वो यहाँ तक चलेगा। सप्तक को हम अंग्रेजी में ऑक्टेव कहते हैं। अब इन स्वरों के नाम क्या हैं? इन स्वरों के नाम है जो पहली वाइट की है उसे कहते हैं सी, दूसरी वाइट की है डी, उसके बाद तीसरी वाइट की है ई, फिर अगली है एफ, फिर जी, फिर ए और फिर बी। ये एक सप्तक यहाँ ख़त्म हो गया, एक ऑक्टेव। फिर अगला ऑक्टेव हायर शुरू होता है सी डी ई एफ जी ए और बी। इसी तरह से आगे भी यही क्रम स्वरों का रहता है। अगर इसको हम भारतीय संगीत के आधार पर देखें तो ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारा सा है वो है सी, रे है डी, ग ई, म एफ, प है हमारा वो पाश्चात्य जी है, ध है वो ए है और नी है वो बी है। तो सी डी ई एफ जी ए बी, सा रे ग म प ध नी। यहाँ यह बात ध्यान देने की है कि हमारे भारतीय संगीत के जो पद्धति है और पाश्चात्य पद्धति, उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। अगर हम यहाँ से शुरू करके सा रे ग म प ध नी इस तरह से बजाएंगे तो उनके नाम सा रे ग म प ध नी रहेंगे।
अगर मैं सा बदल करके यहाँ से शुरू कर देता हूँ, सा रे ग म प ध नी, तो हमारे भारतीय पद्धति के अनुसार उनके नाम चेंज नहीं होंगे, वो वही रहेंगे, सा रे ग म प ध नी। लेकिन पाश्चात्य संगीत की जो पद्धति है उसमें स्वरों के नाम कीज़ के अनुसार ही हैं। अगर हम पिच बदल देते हैं, अगर इस सा की जगह ये सा कर देता हूँ तो वह सी नहीं रहेगा, वह दूसरा कोई नाम होगा, वह होगा सी शार्प। यह बात एक समझने की है हमारे भारतीय संगीत की पद्धति के सप्तक और पाश्चात्य संगीत के सप्तक में। तो हम अभी समझने की सुविधा के लिए इतना ही करेंगे कि सा को सी मानेंगे, रे को डी मानेंगे, ग को ई मानेंगे, म को एफ मानेंगे, प को जी मानेंगे, ध को ए मानेंगे और नी को बी मानेंगे। ठीक है, अब अगली स्लाइड में हम आपको स्टाफ नोटेशन पद्धति के बारे में समझाएंगे। स्टाफ नोटेशन, इस सिस्टम को स्टाफ नोटेशन क्यों कहा जाता है? जैसा कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं, इसमें ये लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं, 1 2 3 4 5 और इधर 1 2 3 4 5। इन लाइंस को स्टाफ कहा जाता है, इसलिए इस पद्धति को स्टाफ नोटेशन सिस्टम कहा जाता है। और नोटेशन क्या होता है? नोटेशन का मतलब किसी चीज़ को लिपिबद्ध करना। हम भारतीय संगीत की जो राग और गत या ख्याल वगैरह हैं, उनको जिस पद्धति में स्वर लिपि में लिखते हैं वो भातखंडे द्वारा अपनाई गई स्वर लिपि पद्धति है। लेकिन पाश्चात्य संगीत सिस्टम में बहुत सैकड़ों सालों से जो नोटेशन सिस्टम प्रचलित है वह स्टाफ नोटेशन सिस्टम कहलाता है। और जैसा कि मैं बता चुका हूँ, इसे स्टाफ नोटेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये 5 लाइंस जो हैं इनको स्टाफ कहा जाता है और इन्हीं में वो नोटेशन स्वरों को किया जाता है, इसलिए इस पद्धति को स्टाफ नोटेशन पद्धति कहते हैं। यहाँ आप 2 तरह के चिन्ह देख रहे हैं। एक तो पहले ऊपर 5 लाइनें हैं, 1 2 3 4 5, फिर नीचे 5 रेखाएं और आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5। तो ये जो निशान है इसको कहते हैं ट्रेबल क्लेफ। क्या कहते हैं? ट्रेबल, TRABLE, ट्रेबल क्लेफ, CLEF, ट्रेबल क्लेफ। और ये नीचे आप निशान देख रहे हैं उसको कहते हैं बेस क्लेफ, BASS, बेस क्लेफ। ठीक है, इनका अर्थ क्या है ट्रेबल क्लेफ और बेस क्लेफ का? ट्रेबल क्लेफ जब हम पियानो में बजाते हैं तो यहाँ जो स्वर लिखे हुए हैं वो मध्य सप्तक या तार सप्तक के होते हैं, यानी ये वाले स्वर मध्य और तार सप्तक के मिडिल और हायर ऑक्टेव के नोट्स हैं। और इस लाइन में जो लिखे हुए हैं वो नोट्स हैं इन 5 लाइनों में बेस क्लेफ के अंतर्गत। ये मंद सप्तक के नीचे के सप्तक के स्वर हैं। पियानो में इन स्वरों को राइट हैंड से यानी दाएं हाथ से बजाया जाता है और इन स्वरों को जो बेस क्लेफ के अंतर्गत आते हैं उनको बाएं हाथ से लेफ्ट हैंड से बजाया जाता है। अब स्वरों को लिखा कैसे जाता है, उसके लिए ये आपको 5 रेखाएं दिख रही हैं। इन 5 रेखाओं के बीच में जो स्पेसेस हैं वो कितने स्पेसेस हैं? 5 रेखाएं, 1 2 3 4 5, और इनके स्पेस कितने हैं बीच के? 1 2 3 4। तो इन रेखाओं को और इनके बीच के स्पेसेस को यूज़ करते हुए हम स्वरों को लिपिबद्ध करते हैं। अब वो कैसे करते हैं? हर रेखा एक निश्चित स्वर के लिए
ईयर मार्क्ड है और हर स्पेस एक निश्चित स्वर के लिए ईयर मार्क्ड है। यानी ये जो रेखा है, जो ट्रेबल क्लेफ है, ट्रेबल क्लेफ की जो नीचे वाली पहली रेखा है वह ई स्वर की रेखा है, ई। ठीक है। इसी तरह से लाइन के बाद जो स्पेस है वो अगला स्वर होगा। ई के बाद का अगला स्वर क्या आता है, आप इसको रेफरेंस के लिए इधर लिख भी सकते हैं, सी, डी, ई, एफ, जी, ए और बी। ठीक है। अब ई के बाद कौन सा स्वर है, एफ। तो यह रेखा ई स्वर की रेखा है और इसके बाद का स्पेस एफ स्पेस है। फिर स्पेस के बाद ये रेखा है, तो अब ये किस नेक्स्ट कौन सा स्वर है एफ के बाद, जी। तो ये जी की हो गई। अब जी के बाद का स्पेस कौन सा हुआ, ए। फिर जी के बाद कौन सा स्वर है, ए, तो ये स्पेस ए का हो गया। अब स्पेस के बाद फिर से लाइन है, तो लाइन कौन सी आई, बी। बी के बाद फिर स्पेस है, तो ये सी। फिर लाइन डी, सी, डी और आगे भी चल सकते हैं, डी। फिर ये स्पेस एक ई के लिए और फिर अगली लाइन एफ। ठीक है। तो ट्रेबल क्लेफ की बात हम कर रहे थे, जिसमें ये 5 रेखाएं हैं, 1 2 3 4 5 और ये 4 स्पेसेस हैं, 1 2 3 4। ये हर एक रेखा और हर एक स्पेस एक स्वर के लिए निश्चित है। पहली रेखा ई के लिए, फिर ये स्पेस एफ के लिए, फिर ये रेखा जी के लिए, फिर स्पेस ए के लिए, फिर रेखा बी के लिए, फिर स्पेस सी के लिए, फिर एक लाइन डी के लिए, फिर स्पेस ई के लिए और फिर लाइन एफ के लिए। इसी तरह से अगर हम नीचे बेस क्लेफ में चलें तो यहाँ हम नीचे से ऊपर आरोह के क्रम में गए हैं, यहाँ हम ऊपर से नीचे अवरोह में जाएंगे। तो ये जो पहली लाइन है ऊपर से, बेस क्लेफ की पहली लाइन ऊपर से, वो ए स्वर के लिए निर्धारित है, ए स्वर। फिर ए से ऊपर चलेंगे उल्टा, तो अगला स्पेस जी, फिर ये रेखा एफ, फिर ये स्पेस ई, फिर ये रेखा डी, फिर ये स्पेस सी, फिर ये बी, ये स्पेस फिर ए और ये जी। यानी इसकी पहली जो बेस क्लेफ की पहली रेखा है वो ए स्वर के लिए है, फिर दूसरी पहला स्पेस जी, फिर एफ, फिर ई, फिर डी, फिर सी, फिर ए, फिर जी। तो ये इनके स्वरों की स्थान हो गए। अब स्वरों को लिखते कैसे हैं, लिखने के लिए कुछ खास तरह के चिन्हों का इस्तेमाल हम करते हैं, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। पहले तो हम स्वर लिखने की बात करते हैं, फिर हम ताल पे आएंगे। हम एक चीज़ जो रह गई बतानी, अब ये जो डॉटेड लाइन है वो किस चीज़ को डिनोट करती है। अब क्योंकि ये ई है और ये ए है, ठीक है, तो अब ई और इस लाइन के बीच का जो स्पेस है, ये स्पेस है डी के लिए, और ये जो डॉटेड लाइन है ये सी के लिए है, और ये डॉटेड लाइन और बेस क्लेफ का जो पहली लाइन है उसके बीच का स्पेस हो गया बी। तो आप यहाँ से देखेंगे तो ई
डी सी बी ए या ए बी सी डी ई, इस तरह से इन स्पेसेस और लाइन के विभिन्न स्थान किन किन स्वरों के लिए निर्धारित हैं, ये मैंने आपको बताया। अब हम स्वरों के चिन्ह देखते हैं, किस तरह से स्वर लिखे जाते हैं। स्वर को विभिन्न मात्रा काल के आधार पर कुछ चिन्हों के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। जैसे मान लीजिए ये जो फर्स्ट लाइन है ट्रेबल क्लेफ की, वो ई स्वर के लिए है, तो ई स्वर को यहाँ ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, ये हो गया ई। और ये बीच का स्पेस जो है वो एफ है, तो एफ को लिखना होगा तो हम ऐसे लिखेंगे। और फिर ये जी, ठीक है, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई और ये एफ। इस तरह से हम स्वरों को लिखते हैं। अब पहली रेखा और इस डॉटेड लाइन के बीच का स्पेस क्या है, ई से नीचे डी, तो डी लिखने के लिए हम यहाँ लिख सकते हैं। सी के लिए यहाँ लिखेंगे। अब ये स्पेस क्योंकि बी का है तो ये बी हो गया, ये ए लाइन, फिर ये स्पेस जी का, फिर ये लाइन एफ की, ठीक है, ये हुआ ई स्वर, ये एफ, ये जी, ये ए, ये बी, इस तरह से। अब और कुछ चिन्ह हैं जो स्वरों के मात्रा काल को निर्धारित करते हैं। उन मात्रा काल को कैसे निर्धारित करते हैं, इस पर अभी हम संक्षिप्त चर्चा और करेंगे। स्वरों को लिखने के लिए कुछ चिन्हों का इस्तेमाल हम करते हैं। उन चिन्हों के बारे में आपको मैं बताता हूं। ये चिन्ह है, इसको कहते हैं सेमी ब्रीफ, सेमी ब्रीफ। ये 4 मात्रा के लिए चिन्ह है या 4 बीट्स, यानी जहां यह चिन्ह है वह स्वर 4 मात्रा काल तक के लिए बजाया जाएगा या गाया जाएगा। अगला चिन्ह है मिनिम। मिनिम को किस तरह से लिखा जाता है, ऐसे, ये 2 मात्रा के लिए है, यानी जहां ऐसा चिन्ह है वह मिनिम कहलाता है और उसका 2 मात्रा काल टाइम निर्धारित है। अगला चिन्ह है क्रॉचेट, जो 1 मात्रा के लिए है। उसको इस तरह से लिखते हैं, ये पूरा गोला अंदर से भरा हुआ होता है और यह क्रॉचेट कहलाता है। CROTCHET। फिर होता है आधी मात्रा के लिए, वह चिन्ह होता है इस तरह से, उसमें एक ऐसे फ्लैग जैसा लग जाता है। इसको कहते हैं क्वेवर, QUAVER। और 1/4 बीट, चौथाई मात्रा के लिए एक होता है, उसको कहते हैं सेमी क्वेवर, जिसमें 2 फ्लैग होते हैं, सेमी क्वेवर। आइए इसको हम और अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं।
हम पहले पढ़ चुके हैं कि यह चिन्ह जो है सेमी ब्रीफ 4 मात्रा का होता है और इसे होल नोट कहते हैं। इसी तरह से यह चिन्ह जिसमें एक इस गोले के ऊपर एक खड़ी डंडी है जिसे स्टेम कहा जाता है, इस चिन्ह का नाम है मिनिम। यह हाफ नोट भी कहलाता है और यह 2 मात्रा के बराबर होता है। अगला है क्वार्टर नोट, इसको क्रोचेट कहते हैं, ये मैं समझा चुका हूँ आपको, और यह 1 मात्रा का होता है। इसके अगला है 8th नोट जिसे क्वेवर बोलते हैं और यह आधी मात्रा का होता है। इसी तरह से नेक्स्ट है 16th नोट जिसे सेमी क्वेवर बोलते हैं और यह चौथाई मात्रा का होता है। अब इसको इस तरह से स्टाफ नोटेशन में इनका किस तरह से उपयोग होता है ये हम देखते हैं। ये आप यहाँ पे 2 अंक लिखे हुए देख रहे हैं, 4 और 4, यह कहलाते हैं टाइम सिग्नेचर। इन अंकों का अर्थ क्या है? ऊपर वाला 4 जो अंक लिखा है, ऊपर वाले अंक का मतलब होता है हर बार में इतनी जितना अंक लिखा हुआ है उतनी मात्राएं होंगी, उतनी बीट्स होंगी हर बार में। और नीचे वाला अंक निर्धारित करता है कौन सा चिन्ह होगा, यानी हर बीट में ये 4 है, इसका मतलब क्वार्टर नोट। क्वार्टर नोट क्या होता है? क्रोचेट, यानी इसमें एक बार में 4 क्रोचेट्स होंगे। इस 4 का मतलब ये होगा। देखिए, अगर इसको हम बार में डिवाइड ना करें तो यह इस तरह से दिखेगा। अब ये क्रोचेट कितनी मात्रा का है? 1 मात्रा। ये भी 1 मात्रा, ये भी 1 मात्रा, यह भी 1 मात्रा। यानी इसमें जो डिवीज़न है वो 4-4 मात्रा का है। यानी हम यहाँ पे एक बार लगाएंगे, ये बार, ठीक है। दूसरी बार कहाँ लगेगी? 4 मात्रा के बाद। तो 4 मात्रा कैसे हुई? यह हाफ नोट है, कितनी मात्रा का है? 2, 1, 2। और ये हाफ नोट कितनी मात्रा का है? 1, 2। तो ये टोटल 4 मात्राएं हुई, 4 बीट्स। तो 4 बीट्स के बाद यहाँ पर भी बार आ जाएगा। आगे देखिए, यह 1 मात्रा, फिर यह 1 मात्रा, और फिर ये कितनी मात्रा? 2 मात्रा है। टोटल कितनी मात्राएं हुई? 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पे बार आ जाएगा। अब क्योंकि ये म्यूजिकल पीस यहाँ ख़त्म हो गया है, इसलिए इससे डबल बार लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इसको क्लैपिंग के साथ हम और समझने की कोशिश करते हैं। क्रोचेट 1 मात्रा, मिनिमम 2 मात्रा, ये ध्यान रखिए। 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2। एक और उदाहरण से इसे अच्छी तरह आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि जो पहली बार लाइन है उसके नीचे एक डॉटेड लाइन है, वो डॉटेड लाइन सी होती है, और डॉटेड लाइन और पहली बार लाइन के बीच में डी होता है, और पहली बार लाइन यहाँ ई से शुरू होती है। तो यह सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, सी हमारे भारतीय संगीत के हिसाब से ये सा, रे, गा, मा, पा, ध, नी, सा। और क्योंकि ये एक क्रोचेट से एक एक स्वर बताया हुआ है, इसका मतलब ये सब एक एक मात्रा के लिए गाए या बजाए जाएंगे, और हर बार 4-4 मात्रा का होगा। तो इसे कैसे गाया जाएगा ये देखिए। हर स्वर 1 मात्रा का है, 4 मात्रा की एक बार है,
सा रे ग म प ध नि सा, सी डी ई एफ जी ए बी सी, सी डी ई एफ जी ए बी सी। 1 1 1 1 1 1 1 1, यानी एक एक मात्रा का एक एक स्वर है और सा से लेकर सा तक, सी से लेकर के हायर सी तक हम गए हैं। सी डी ई एफ जी ए बी सी। अगर मैं ये सा है या सी है, इसको इस एक मात्रा की जगह आधी आधी मात्रा के 2 बार सा गाऊं या बजाऊं तो वो किस तरह से गाया बजाया जाएगा? सा सा रे गा मा पा ध नी सा। अब सा, इसको सा को कैसे लिखेंगे ये देखिए। 1/2 बीट्स, हाफ बीट्स को 2 बार लिखना होगा। तो एक तो ये हाफ बीट होगी, ठीक है, और अगर मैं दूसरी हाफ बीट ऐसे लगा दूं, इसका मतलब ये जो 2 हैं ये क्वेवर हैं और 8 नोट्स हैं, यानी ये दोनों हाफ बीट ये और हाफ बीट ये। इस प्रकार ये एक बीट में 2 बार गाया बजाएगा, उतनी देर में 2 बार गाया या बजाया जाएगा। कैसे? सा सा रे गा मा पा ध नी सा, सी सी डी ई एफ जी ए बी सी। ठीक है, इसी तरह से मैं इसको भी 2 बार डबल कर दूं तो ये कौन सा स्वर है? सी डी ई एफ जी जी, सारे गा मा पा, सा सा रे गा मा पा पा ध नी सा। तो हम ये जान चुके हैं कि किस तरह से हम स्टाफ नोटेशन में स्वरों को लिखते हैं। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देने की है कि जिस प्रकार हमारे भारतीय संगीत पद्धति में कोमल और तीव्र स्वर होते हैं, उसी प्रकार वेस्टर्न नोटेशन सिस्टम में शार्प और फ्लैट होते हैं। जैसे सी शार्प या बी फ्लैट या एफ शार्प, ई फ्लैट इत्यादि। तो फ्लैट का निशान हम स्मॉल बी से लगाते हैं, जो स्वर के ऊपर लगाया जाता है, और शार्प का निशान हम हैश से लगाते हैं। मान लीजिए किसी म्यूजिकल कॉम्पोजिशन में कोई स्वर फ्लैट लगता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इस कंपोजिशन में अगर F को शार्प लगना है तो हम यहाँ F के स्थान पर यहाँ शार्प लिख देंगे। इसका मतलब होगा कि जहाँ भी F आएगा वो शार्प होगा। इसी तरह से अगर मुझे E फ्लैट यूज़ करना है किसी कंपोजिशन में, तो मैं E वाली जगह जहाँ पे भी है वहाँ पे एक फ्लैट का निशान लगा दूंगा। इसका मतलब इस कंपोजिशन में जहाँ भी ई आएगा वो फ्लैट यूज़ होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज के इस व्याख्यान से आपको स्टाफ नोटेशन पद्धति की सही जानकारी हो गई होगी। धन्यवाद।